हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों जो सुर्खियों में रही जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उसके बारे में पहली क्लास हमने आपको दे दी है, ठीक है। और उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये आज की सेकंड क्लास है और आपको पता है कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है, इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट क्लास इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। और अब तक हमने इसमें जो कवर किया था वो कुछ स्पीशीज को कवर किया है, जिसमें आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है भारत में प्रमुख लघु बिल्ली प्रजातियां, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। संदर्भ दिया है यहाँ पे कि भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा संयुक्त रूप से जारी रिपोर्ट में भारत में लघु बिल्ली प्रजातियों की पर्यावासी उपस्थिति और गतिविधियों का व्यापक एवं वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आइए समझते हैं इस आकलन को। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है फिशिंग कैट, ठीक है। अब फिशिंग कैट के बारे में समझें तो इसका जो संदर्भ दिया है वो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में फिशिंग कैट, देखिए जहां जहां पे ये नाम आए, जो अभ्यारण्य वगैरह है, नेशनल पार्क वगैरह है, उनकी लोकेशन आप जा करके तुरंत लोकेट करिए उनको कि भाई ये कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करिए, कोई नदी है कहीं से उसका जो प्लेस है, या फिर कहीं किसी जो है सूची में शामिल है, तो उस तरीके की चीजें आपको अपनी तरफ से तैयार करनी है, ठीक है। तो अभ्यारण्य में फिशिंग कैट को सफलतापूर्वक रेडियो कॉलर किया गया है, ठीक है। अब यह अभ्यारण्य गोदावरी जो नदमुख में स्थित है, जहां कोरेंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। आगे देखें तो पर्यावास इसका तो आर्द्र भूमियां और मैंग्रोव वन है फिशिंग कैट के, यहाँ पे ये पाई जाती हैं। भारत में सुंदरवन क्षेत्र हिमालय गिरिपाद के साथ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र घाटियों और पश्चिमी घाट में प्राप्त होती हैं, ठीक है। विशेषता देखें इनकी तो मजबूत बिल्ली प्रजाति घरेलू बिल्ली से लगभग दोगुनी आकार की, जो घरेलू बिल्ली होती है उससे लगभग दोगुनी आकार की निशाचर शिकारी होती है ये। और मछली, मेंढक, क्रस्टेशियन, सांप, पक्षी तथा मृत जीवों पर आहार बनाती हैं ये इनको, ठीक है। मुख्य खतरे देखें इनके लिए तो आर्द्र भूमियां समाप्त होना इनके लिए एक खतरा हो सकता है। अधिक संख्या में मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण फिशिंग साइट के मुख्य शिकार की कमी हो जाती है, ठीक है। और ये जो है वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन जो एक्ट है यानी कि WPA, उसमें उसकी सूची 1972 जो शेड्यूल 1 में ये शामिल है, ठीक है। अब आपको अगर ये दिक्कत आ रही हो तो आप जाकर के पहले फर्स्ट क्लास किए करिएगा, उसमें मैंने ये सारी डिटेल में बताई है ये क्या है, कौन सी सूची है, कौन सी सूची में क्या चीज शामिल होती है, वहां पे मैंने ये सारी चीजें बात की है। तो पहले जाकर के आप अगर आप नए हैं तो पहले जाकर के आपको पहली क्लास करनी है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड क्लास करिएगा, जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। आगे है एशियाई गोल्ड कैट, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो पर्यावास देखिए इसका तो इंडो मलय जैव भौगोलिक क्षेत्र की स्थानिक एंडेमिक प्रजाति है ये। यह असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में प्राप्त होती है, ठीक है। विशेषता देखें तो ये स्थलीय प्रजाति और एकांत प्रिय है ये, कभी कभी जोड़े में भी ये देखी जाती है, ठीक है। ज्यादातर एकांत प्रिय है लेकिन कभी कभी इनको जोड़े में भी देखा जा सकता है। और ये WPA की जो शेड्यूल 1 में शामिल है ये, ठीक है। कैरकल या सियागोस के बारे में देखें तो इनका जो पर्यावास है वो शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र है, ठीक है। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र इसका। और भारत में केवल 3 राज्यों राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। ठीक है, तो पर्यावास देख लिया हमने इसका, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है ये। विशेषताएं समझें इसकी तो सियागोस, यानी सियागोस का मतलब होता है जो काले गुच्छेदार, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो काले गुच्छेदार जो है इनके कान होते हैं, तो के नाम से भी इनको जाना जाता है। एकांत प्रिय है ये और अपने इलाके की रक्षा करने वाली निशाचर प्राणी है ये, ठीक। और ये WPA के शेड्यूल 1 में शामिल है और यह प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। अगली है
यूरेशियन लिंक्स। आइए समझते हैं इसको। पर्यायवाची देखें तो मध्य एशिया के बंजर क्षेत्र और अपेक्षाकृत खुला एवं चट्टानी पर्वतीय पठार क्षेत्र, भारत में जैसे लद्दाख के कुछ हिस्से में ये पाए जाते हैं, ठीक है। विशेषताएं देखिए इसकी, तो मुख्यतः एकांत प्रिय है ये और अपने इलाके की रक्षा करने वाली निशाचर प्रणाली जो है प्राणी होती है ये, ठीक है। डब्ल्यूपीए की ये भी शेड्यूल 1 में शामिल है। तो ये थी कुछ प्रजातियां जो कि बिल्ली की प्रजातियां थी, ठीक है, जो चर्चा में रही। अब हम समझेंगे ऊंट के बारे में, चूंकि ये इस बार भी चर्चा में था ऊंट, ठीक है, और आपसे पूछा भी जा सकता है। संदर्भ समझ लेते हैं, क्योंकि जब ऊंट की बात की जाए तो जैसे रेगिस्तान की ही बात की जाए तो रेगिस्तान में ही आप देखेंगे कि कई प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो एक कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाले, तो इस प्रकार से ऊंट की जो प्रजाति है तो उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ऊंट का संदर्भ समझते हैं, तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा तैयार नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय ऊंट सततता पहल का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है, इसलिए चर्चा में हो सकता है। अब याद रखेंगे इसको, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है, और साथ ही खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा तैयार नीति के प्रारूप में यह पहल है ये, ठीक। पर्यावास समझें तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क परितंत्र यानी कि रेगिस्तान का जहाज इसको कहा जाता है, ठीक है। भारत में लगभग 90% ऊंट पालन राजस्थान और गुजरात में किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और सामान्यतः विशेषता देखें तो कई दिनों तक बिना पानी जीवित रहने की क्षमता होती है इसमें। आपसे यूपी पीसीएस ने भी एक बार क्वेश्चन किया था। और लंबी दूरी तक चलने में सक्षम होता है ये, ठीक है। कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पतियों का आहार बनाता है ये। कुबड़ में बसा संचय जो है, जो भोजन ऊर्जा की कमी के समय काम आता है। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा इस कुबड़ में पानी लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो पूरी तरह से गलत है। इसमें क्या होता है, फैट होता है यानी कि वसा होती है, जिससे क्या होता है कि ये ऊर्जा की कमी के समय इसका प्रयोग कर लेता है ये, ठीक। अब रक्त कोशिकाओं में जल संरक्षण की जो विशेष जैविक क्षमता होती है इसमें, रक्त कोशिकाओं में, याद रखेंगे, ब्लड वेसल्स में इसकी संरक्षण जो संरक्षण की जो क्षमता होती है किसकी, वाटर की, पानी उसमें ये जमा कर लेता है। अब देखें आगे, तो एक कुबड़ वाले जो ड्रोमरी ऊंट क्या है इसके बारे में देखें, तो सबसे पहले देखेंगे बीकानेरी जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो बीकानेरी ऊंट के बारे में देखें तो अपने बल और सहन शक्ति के कारण गाड़ी खींचने और भारी वजन ढोने के काम के लिए उपयोग किया जाता है इसको, ठीक है। जैसलमेरी वाले जो है ऊंट को देखें तो अपनी क्षमता और गति के प्रसिद्ध यह लंबा और छरेरा नस्ल का होता है ये, और विशेष रूप से जो है थार मरुस्थल में ऊंट सफारी के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। मेवाड़ी, इसको देखें तो यह दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो याद रखेंगे दूध उत्पादन के लिए मेवाड़ी, ठीक है। और जो कच्छी यानी कि जो गुजरात में जो ऊँट पाया जाता है, ये मजबूत वजन ढोने वाली नस्ल होती है। इसका उपयोग कक्ष के रन में हल चलाने और जो सामान ढोने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखें आगे, तो खराई, खराई ऊँट को देखें तो ये गुजरात और मुख्य रूप से कच्छ में ये पाया जाता है। ये समुद्र के पानी में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होता है ये खराई ऊँट। ये पूछा गया है आपसे और आगे भी पूछा जाने की संभावना बनी रहती है इसकी, ठीक है। तटीय और मैंग्रोव परितंत्र के अनुकूल मैंग्रोव चरकर जीवित रहता है ये, ठीक है। इसे पालतू बनाया जा सकता है और इसका दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है और संभवतः चिकित्सीय लाभ भी है इसके, ठीक है। और रबारी और फकीरानी जाट समुदायों द्वारा इसे संरक्षित किया गया है, ठीक है। अब आगे देखें तो दो कुबड़ वाले जो बैक्टीरियन ऊंट है इसको देखें। चलिए, तो पालतू बैक्टीरियन ऊँटों का पर्यावास समझे इसको, तो पूर्वी यूरोप से लेकर के पूर्वी एशिया तक, पूर्वी यूरोप से लेकर के पूर्वी एशिया तक, विशेष रूप से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन, यहाँ पे ये ऊँट देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब भारत में विशेष रूप से लद्दाख के अधिक ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं। ये दो कुबड़ आपको दिख रहे होंगे, यही इसी ऊँट की चर्चा हो रही है, ठीक है। अब देखिए मुख्यतः इसकी विशेषताएं, तो दो कुबड़ ऊर्जा भंडारण हेतु यानी कि वसा जमा होती है इसमें, पानी नहीं, ये मैंने पहले बता दिया आपको। घना कोट यानी तापमान से बचाव हेतु, जो घना कोट आपको दिख रहा होगा ये सब तापमान से बचाव के लिए है। रेत पर चलने के लिए अनुकूलित होता है ये, ठीक है। चौड़े पैर होते हैं जो, और लंबे पलकें होती हैं इसकी लंबी, ठीक है। और बंद होने वाले नथुने
यानी कि धूल से बचाव के लिए होते हैं ये, ठीक है। और आहार देखें तो कटीले, सूखे और पौधों जैसे, यानी कि सीवकर, खान, झाड़ी, ये इसके लिए ये क्या है, आहार के रूप में। और ये बर्फ भी खा सकते हैं, ये बर्फ भी खा सकते हैं, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। शुष्क बायोम के संकेतक और मध्य एशियाई स्टेपी संरक्षण के लिए प्रमुख प्रजाति है ये, ठीक है। 250 किलोग्राम तक वजन ढोने में सक्षम होते हैं, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं थी इसकी। आगे देखें तो जंगली बैक्टीरियल ऊंट, यानी कि कैमेलस फेरस, एक अलग प्रजाति है। ये आईयूसीएन की लाल सूची यानी कि एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है, याद रखेंगे इसको। आईयूसीएन की एंडेंजर्ड श्रेणी में ये शामिल है, ठीक है। अब एशियाई विशालकाय कछुआ अगला टॉपिक है हमारा। एशियाई विशालकाय कछुआ ये अगली स्पीसीज है। हाँ जी, तो संदर्भ समझें इसका, तो इन्हें नागालैंड के जोलियांग सामुदायिक रिजर्व में फिर से लाया गया है, ठीक है। नागालैंड के, याद रखेंगे इसको, लोकेट कर लेंगे। अब पर्यावास जो है इसके कहाँ है, बांग्लादेश, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, जहाँ ये सब अब विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, सब विलुप्त हो चुके हैं। और थाईलैंड के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वन इनके पर्यावास थे, अब ये विलुप्त माने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको फिर से लाया गया है कहाँ पे, नागालैंड में, जो जोलिया समुदाय रिजर्व है वहां पे लाया गया है इनको, ठीक है। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। विशेषताएं समझे इसकी, तो मुख्य भूमि एशिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति की स्टोन प्रजाति है ये, ठीक है। और यह कछुआओं की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो जमीन में गड्ढा बनाने की बजाय सतह के ऊपर घोंसला बनाती है, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको सारी चीजें बता दी है, की स्टोन वगैरह के बारे में भी आपसे चर्चा की है, ठीक है। मुख्य खतरे देखें तो पर्यावास नष्ट होना, खाने के लिए शिकार करना, इसके मुख्य खतरे हैं। और ये डब्ल्यूपीए की जो शेड्यूल 1 में शामिल है, और ये जो साइट्स की सूची है, जो अपेंडिक्स है, उसमें सेकंड में शामिल है ये। और इसका जो स्टेटस है आईयूसीएन का, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। अगला है बोनोबो। बोनोबो को देखें तो संदर्भ है इसका, यह अध्ययन में पाया गया कि बोनोबो के बीच मौखिक संचार किसी संरचनात्मक गतिविधि की योजना प्रदर्शित करता है, बिल्कुल मानव संवाद की तरह ही है, ठीक है। पर्यावास देखें तो केवल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जंगलों में ये पाया जाता है, ठीक है। विशेषताएं देखें इसकी, तो चिंपैंजी की तरह इनका 98.7% डीएनए इंसानों के साथ मिलता है, ठीक है, जो इन्हें इंसानों के निकट जो है प्राणी बनाता है, ठीक। दिखने में थोड़े छोटे, दुबले और गहरे रंग के होते हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और स्वभाव से ये शांतिप्रिय, और इनके समूह का नेतृत्व मादा करती है, याद रखेंगे इसको। एक बार ऊंट के बारे में, सॉरी, हाथी के बारे में पूछा जा चुका है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी है, ठीक है। आईयूसीएन जो स्टेटस है इसका, ये इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है, और साइट साइट के परिशिष्ट वन में शामिल है ये, ठीक है। अगली प्रजाति है साउला। आइए साउला को समझते हैं। तो संदर्भ देखें इसका, तो वैज्ञानिकों ने साउला के जीनोम की संरचना तैयार की है। और पर्यावास समझे इनका, तो वियतनाम लाओस सीमा के साथ एनामाइट पर्वतमाला के धुंध से ढके सदाबहार वन, ठीक है। ये सब जहां जहां नाम आ रहे हैं आपके, ये सब आपको लोकेट करने हैं, ये आपका काम है, ठीक है। होमवर्क समझिए आप इसको। मुख्य विशेषता समझे, तो दो समानांतर नुकीले सिंग, नर और मादा दोनों में लगभग 20 इंच लंबे, ठीक। इन मवेशियों ये मवेशियां जो है का वंशज है, लेकिन दिखने में मृग जैसा लगता है ये, ठीक है। आगे देखें तो चेहरे पर विशिष्ट सफेद धब्बे, और थूथन पर बड़ी ग्रंथियां होती हैं, जिनका उपयोग संभवतः अपने इलाके को चिन्हित करने या साथियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसमें, ठीक। आगे देखें तो यूरेशियन ऊदबिलाव। ऊदबिलाव के बारे में समझें, तो संदर्भ देखें तो दक्षिण कश्मीर में यूरेशियन ऊदबिलाव की दुर्लभ प्रजाति उपस्थित दर्ज की गई है, ठीक है। वहां पे ये देखे गए हैं। पर्यावास देखें तो 3 महाद्वीपों में, जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ये इनके पर्यावास हैं, देखे जा सकते हैं वहां।
उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ये पाया जाता है, ठीक? मुख्य विशेषताएँ देखें तो यूरेशिया और मंगरेब यानी कि अफ्रीका में प्राप्त होने वाला अर्धजलीय स्तनपायी है ये, अर्धजलीय, ठीक है? चिकना, भूरा फर और लंबा लचीला शरीर, मोटी पूंछ और छोटे पैर, बहुत घने छोटे फर, ठीक है? और जालीदार पैर इत्यादि ये विशेषताएँ हैं इसकी, ठीक है? आईयूसीएन जो देखें तो नियर थ्रेटेंड है ये और साइट्स के जो है परसिस्ट 1 में शामिल है। अगला है पलास कैट। पलास कैट, आइए इसको देखते हैं। संदर्भ समझें तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा भारत किए गए एक वन्यजीव सर्वेक्षण में अरुणाचल प्रदेश में पलास कैट की जो है पहली तस्वीर कैद की गई है, ठीक है? ये तस्वीर आपको दिख रही होगी। पर्यावास देखें तो यह मध्य एशिया के चट्टानी स्टेपी, पर्वतीय घास के मैदान और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं। इनमें ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान और उत्तरी भारत शामिल है, ठीक है? विशेषताएं देखें तो लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंची, जिसका फर बहुत घना, ठीक है? और यह मार्मोट और पीका जैसा पीका जैसे छोटे शिकारों का आहार करती है ये, ठीक है? लिस्ट कंसर्न है आईयूसीएन का स्टेटस और डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में शामिल है ये, ठीक है? अब अगला टॉपिक है हमारा पक्षी प्रजातियां। पक्षी प्रजातियों को देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पहला है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आइए देखें, संदर्भ समझते हैं। तो राजस्थान के सुदासरी केंद्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के 4 चूजों का जन्म हुआ है, ठीक है? जो बस्टर्ड पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र जरूर देखते रहिएगा। पर्यावास देखें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक यानी एंडेमिक प्रजाति है, जो मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा यह महाराष्ट्र, कर्नाटक यानी कि आसपास के जो लगे क्षेत्र हैं वहां पे भी और आंध्र प्रदेश में भी इनकी लघु समष्टि प्राप्त होती है, ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि आसपास के क्षेत्र को दे दिया जाता है ऑप्शन में, ठीक है? तो अगर मान लीजिए वहां पे अगर वो अच्छी प्रजाति पाई जा रही है अच्छी तरीके से, तो इसका मतलब ये है, अब जैसे मान के चलिए कि अगर ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है? और यहाँ के एरिया में ये प्रजाति पाई जाती है जो कि आपका पूर्वांचल वाला एरिया है, तो इसका मतलब ये है कि बिहार के यहाँ एरिया में भी ये पाई जा सकती है। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से, तो कभी कभी इस तरीके से भी ऑप्शन बना के दे दिए जाते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो ये सर्वाहारी होते हैं। नर पक्षियों के गले में एक थैली यानी कि गुलर पाउच होती है ये, ठीक है? जिसमें वे हवा भरते हैं और मादाओं को आकर्षित करने के लिए गूंजती हुई आवाज के साथ हवा बाहर निकालते हैं ये, ठीक है? जैसे आप लोग सीटी बजाते हैं ना, वैसे ही कुछ समझिएगा, ठीक है? हम्म। संरक्षण के प्रयास देखें तो बस्टर्ड पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन दोनों का संरक्षण शामिल है इसमें। प्रजनन केंद्र राजस्थान में डीआईबी के लिए विशेष संरक्षण प्रजनन केंद्र आदि इसमें देखे जा सकते हैं। ये डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में, साइट्स के परसिस्ट 1 में और आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है? और ये आपको बता ही दिया है कि पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है ये, ठीक है? अगला है गिद्ध। गिद्ध को देखें तो संदर्भ समझते हैं गिद्ध के बारे में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण ने गिद्धों की लुप्तप्राय प्रजाति के लिए अपना पहला अखिल भारतीय मूल्यांकन और निगरानी सर्वेक्षण जारी किया है, ठीक? विशेषता देखें तो ये मृत जानवरों के शवों को खाकर के पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं ये, ठीक? खतरे समझे तो पशुओं के इलाज में उपयोग होने वाली डाइक्लोफेनेक जो एक दवा है, जो दर्द निवारक है, ठीक है? तो इसी की वजह से क्या होता है, ये पशुओं को ज्यादा दी जा रही थी। ये कई बार यूपीएससी ने पूछा है आपसे, ठीक है? इसके बारे में, गिद्ध के बारे में, ठीक है? क्योंकि ये धीरे-धीरे खत्म हो रहे थे। आपने देखा होगा कि एक एक समय पे ये लगभग विलुप्त की कगार पे पहुँच चुके थे, ठीक है? इसलिए चर्चा में रहते थे। तो एक डिक्लोफेनेक दवा है जो दर्द निवारक होती है। तो जैसी विषाक्त और गैर स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के प्रभाव में आना, ठीक है? और इससे क्या हो रहा था कि जो है ये नष्ट हो रहे थे।
अब इनके पर्यावास नष्ट होना, बिजली की लाइनों के करंट लगना, इससे ये क्या थे, ये खतरे में, ये इनके प्रमुख खतरे थे नष्ट होने के, ठीक है। अब इनके लिए संरक्षण किया जा रहा है, तो पहल देखें तो जैसे रानी जो असम और पिंजौर हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। याद रखेंगे, रानी कहाँ है, असम में, पिंजौर कहाँ है, हरियाणा में। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्यक्रम योजना 2020-25 असम स्थित एक फाउंडेशन ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल शुरू किया है। झारखंड के कोडरमा जिला गिद्ध रेशना जो है की स्थापना भी की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है, आपको चित्र देख लेना है एक बार अच्छे से। देखिए, सफेद पट्टे वाला गिद्ध जिप्स जो है बेंगलिस है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। और पतली चोंच वाला गिद्ध टेन्यूरोस्ट्रिस, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। और भारतीय गिद्ध जो कि जिप्स इंडिकस है, ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, ठीक है। और ये लाल सिर वाला गिद्ध जो सरको जिप्स है, कैल्वस, ठीक है। और दाढ़ी वाला गिद्ध ये दिख रहा होगा आपको, जिम्पेटस बारवट्स, ठीक है। और सिरेनियस गिद्ध, ये है आपका सिरेनियस गिद्ध, एजिपियस मोनाकस, ठीक है। और ये इसके साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, ठीक है। गिद्ध गिफॉन गिद्ध लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में है ये। और यहाँ पे ये स्टेटस भी लिखा हुआ है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए, ये सफेद पट्टे वाला है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और पतली चोंच वाला ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। भारतीय गिद्ध भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लाल सिर वाला भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और दाढ़ी वाला ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। और ये सिरेनियम गिद्ध ये भी नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। और ये जो इजिप्शियन जो गिद्ध है, ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में है, ठीक है। और ये गिफ्रॉन गिद्ध है, जिप्स फुलवस, ठीक है, ये लीस्ट कंसर्न है। और वहीं पे जो है ये हिमालयन गिफ्रॉन जिप्स है, जो कि हिमालयनियस है, ये भी नियर थ्रेटेंड है, ठीक। और ये क्या है कि प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है ये, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इसको एक बार अच्छे से, वीडियो पॉज करके, ठीक है। आगे देखें, तो अगला टॉपिक है हमारा मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। चलिए इसके बारे में देखते हैं, संदर्भ समझे इसका। तो केरल के शोधकर्ताओं ने मालाबार में ग्रेट हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए, कहाँ पे, केरल, ठीक है, के लिए कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम द्वारा फ्यूचर कंजर्वेशन निष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। आगे देखें, तो जो कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम है, इसमें फोना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल और वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के बीच एक साझेदारी है ये, ठीक। पर्यावास देखें तो ये भारत के पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है, ये पश्चिमी घाट की याद रखेंगे, ठीक है। विशेषताएं देखें तो इसमें हॉर्नबिल पक्षियों की विशिष्ट पहचान माने जाने वाले कास्क नहीं होते हैं। इनकी आवाज तेज और हंसने जैसी होती है, ठीक है। और ये आईसीएन का क्या है, स्टेटस इसका वनरेबल है, ठीक है। और ये वही डब्ल्यूपीए की सूची 1 में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में देखें, तो ये तमिलनाडु ने मध्य एशियाई फ्लाईवे के एक महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदु को संरक्षित करने के लिए धनुषकोडी में ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, ठीक है, धनुषकोडी याद रखेंगे, धनुषकोडी को अधिसूचित किया है। पर्यावास देखें तो ये उथली आर्द्र भूमियों में प्रजनन करते हैं, जो या तो खारी या क्षारीय होती है, ठीक है, जो भूमि होती है, ठीक है। प्राप्ति क्षेत्र देखें तो अफ्रीका, पश्चिमी एशिया यानी भारत और दक्षिणी यूरोप में पाए जाते हैं। गुजरात के ग्रेट रण ऑफ कच्छ में स्थित कच्छ मरुस्थलीय वन्यजीव अभयारण्य एक विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र है इनके लिए। और यह दक्षिण एशिया में ग्रेटर फ्लेमिंगो का एकमात्र प्रजनन स्थल भी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लेमिंगो सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मुख्य विशेषताएं देखें तो यह प्रजनन काल में इनमें दूर तक जाने की अद्भुत क्षमता होती है, बहुत लंबी दूरी ये तय कर देते हैं प्रजनन काल में, ठीक है। और ये स्वभाव से अत्यधिक फिलोफैट्रिक, ठीक है, यानी स्वस्थान प्रेमी होते हैं, जिनका अर्थ है कि ये बार बार उसी विशिष्ट स्थान पर लौटते हैं या उसी क्षेत्र के पास बने रहते हैं ये, ठीक है। आप ध्यान से इसको एक बार चित्रित कर लीजिएगा। और ये साइट्स के परसिस्ट सेकंड में शामिल है। और आयुषीएन का जो स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है, ठीक है। उत्तरी गोसाक, आइए इसको भी देख लेते हैं, उत्तरी गोसाक को। संदर्भ समझे तो पंजाब वन्यजीव विभाग ने उत्तरी गोसाक, जिसे स्थानीय रूप से बाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसके नाम से, बाज के नाम से,
को राज्य पक्षी यानी स्टेट बर्ड की जो है घोषित किया है इसको। किसको? बाज को। किसने? पंजाब ने, याद रखेंगे, ठीक है। अब पर्यावरण समझे तो शीतोष्ण क्षेत्र यानी मुख्य रूप से वनाच्छादित क्षेत्रों, खुले जंगलों, पर्णपाती, शंकुधारी और मिश्रित वनों में ये पाए जाते हैं। प्राप्ति देखें क्षेत्र की, तो ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, यूरोप में प्राप्त होते हैं ये, ठीक है। और भारत में ये मुख्य रूप से उत्तराखंड और लद्दाख में देखे जाते हैं, ठीक है। और आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। मुख्य विशेषता देखें तो ये शिकारी पक्षी होते हैं, इनके पंख छोटे और चौड़े होते हैं और पूंछ लंबी होती है। घोंसला बनाने और प्रजनन का जो है समय मार्च से जून के बीच होता है इनका। घोंसला बनाने की क्षमता होती है इसमें, और ये प्रजनन का समय इनका मार्च से जून के बीच होता है, ठीक है। यानी कि इस समय वर्तमान में चल रहा होगा। इनकी आवाज तेज और कर्कश होती है। ये विभिन्न प्रकार के पक्षियों, स्तनपाइयों और सरीसृप आदि का शिकार करते हैं ये, ठीक है। और ये मुख्य रूप से एक ही स्थान पर रहने वाली पक्षी है ये, ठीक है। यह गुरु गोविंद सिंह जी का शिकारी पक्षी था, जो शक्ति और राजसी ठाट बाट के साथ एक योद्धा का प्रतीक था ये, ठीक। मुख्य खतरे देखें तो उत्पीड़न, वनों की कटाई, कीटनाशकों से होने वाली विषाक्तता और पर्यावरण का नष्ट होना, ये इसमें शामिल है, ठीक है। अब ये थी कुछ पक्षियों तक की प्रजाति हमने कवर की हैं। अब इसमें है आगे जलीय प्रजातियां, ठीक है। तो आइए जलीय प्रजातियों को एक बार देख लेते हैं। जलीय प्रजातियां, पहला है डुडुंग। ये आपको दिख रहा होगा डुडुंग, ठीक है। संदर्भ समझे तो आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में पाक खाड़ी में भारत के पहले डुडुंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने का एक संकल्प अपनाया है, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। तमिलनाडु सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2022 में डुडुंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है। कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है। अब पर्यावास देखें तो पूर्वी अफ्रीका से लेकर के प्रशांत महासागर तक के 40 देशों के जल क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या ऑस्ट्रेलिया में है ये। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में देखें तो पाक खाड़ी सबसे अधिक संख्या, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लोकेट करिएगा इन सबको, ठीक है। मुख्य विशेषता देखें तो यह एकमात्र ऐसी समुद्री स्तनपायी है जो पूरी तरह से शाकाहारी है। याद रखेंगे ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, एकमात्र है, और समुद्री घास पर निर्भर है ये, ठीक है। इसको इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है, इसीलिए इनको समुद्री गाय कहा जाता है। और आपके यूपीएससी ने, आप जाकर के पीवाईक्यू चेक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। अब डब्ल्यूपीए के जो शेड्यूल 1 में शामिल है, और सीएमएस के जो परिशिष्ट सेकंड में शामिल है, और आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो वनरेबल है, ठीक है। और यह जो है प्रजाति जो पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है ये, ठीक है। भारत में नदी डॉल्फिन को देखें तो नदी डॉल्फिन आपकी क्या कह रही है, संदर्भ समझते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारत में नदी डॉल्फिन की समष्टि स्थिति 2025 रिपोर्ट जारी की, जो भारत का पहला व्यापक नदी डॉल्फिन समष्टि अनुमान है, ठीक है। आगे देखें तो आनुवांशिक और रूपात्मक आंकड़ों के आधार पर गंगा और सिंधु नदी डॉल्फिन दो अलग अलग प्रजातियां हैं। गंगा और सिंधु नदी जो डॉल्फिन अलग अलग प्रजातियां हैं। सामान्य विशेषता देखें तो ये क्रियात्मक रूप से अंधी होती हैं, ठीक है, तथा तैरने और शिकार के लिए इकोलोको इकोलोकेशन पर निर्भर करती हैं, ठीक है। और लंबी पतली थूथन, कोल पेट, गठीला शरीर और बड़े जो है फ्लिपर्स होते हैं। ये एक शीर्ष शिकारी है और नदी के स्वास्थ्य की प्रमुख संकेतक प्रजाति मानी जाती है ये, ठीक है। इनके तैरने का व्यवहार अनोखा, यानी कि साइड स्विंग होती है, ये साइड से स्विंग करती हैं, और ये उथले पानी में तैरने के लिए अनुकूलित होती हैं, ठीक है। खतरे देखें तो असंधारणीय मत्स्यन, ठीक है। मानव निर्मित जल अवसंरचनाएं जैसे बांध जैसे जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उससे इनका जो पर्यावरण खतरे में आता है। और जल प्रदूषण, इंसानी गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन और जैसे बढ़ती लवणता, ये मुख्य खतरे इनमें देखे जा सकते हैं। संरक्षण के प्रयास देखे जाएं तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन बिहार में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभियान लोकेट करिएगा, ठीक है। चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र, जिसमें डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित, यानी कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में। भारत का पहला CARDS 2021 यानी कंजर्वेशन
एसयूडी रिवर डॉल्फिन स्टैंडर्ड्स, ठीक है? यह नदी डॉल्फिन संरक्षण प्रयासों के लिए प्रजाति केंद्रित उपकरण है ये, ठीक है? तो ये कुछ प्रयास है संरक्षण के लिए, ठीक है? अब इसमें पहला है सिंधु नदी डॉल्फिन। सिंधु नदी डॉल्फिन, आइए समझते हैं। पर्यावास देखें तो भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रणाली, भारत में यह ब्यास नदी में भी पाई जाती है, ठीक है? यानी कि ये जो ब्यास नदी है, सिंधु नदी के अलावा ब्यास नदी में भी क्या है, पाई जा रही है। याद रखेंगे इस बात को। मुख्य विशेषता देखें तो इसे स्थानीय स्तर पर भूलन कहा जाता है, ठीक है? यह भूरे धूसर रंग की होती है। यह मटमैली या कीचड़ युक्त नदी में रहने के लिए अनुकूलित है। याद रखेंगे इसको, ठीक है? और ये संरक्षण के इसके प्रयास देखें तो इसे पंजाब का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है, पंजाब का, ठीक है? अभी पंजाब का एक और चीज हम पढ़ के आए हैं, पक्षी, ठीक है? डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में शामिल है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है और आईयूसीएन का स्टेटस इंडेंजर्ड है और पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्रजाति शामिल है, ठीक है? आगे है गंगा नदी डॉल्फिन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं गैंगेटिका, गैंगेटिका, ठीक है? यानी कि प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, गैंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। तो गंगा नदी डॉल्फिन को समझे तो पर्यावास देख लेते हैं इसका। जैसे बांग्लादेश, भारत, नेपाल की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और सांगू कर्णफुली नदी प्रणालियों में ये पाई जाती है, ठीक है? ये आमतौर पर नदी के गहरे हिस्सों और नदियों के संगम यानी मीठे पानी आदि में पाई जाती हैं। विश्व की 90% गंगा नदी डॉल्फिन भारत में ही प्राप्त होती है ये, ठीक है? मुख्य विशेषता देखें, ये डॉल्फिन है, आपको दिख रही होगी, ठीक है? मुख्य विशेषता देखें तो स्थानीय ना सांस लेते समय निकलने वाली आवाज के आधार पर इन्हें स्थानीय रूप से सुसु कहा जाता है। इन्हें टाइगर ऑफ गंगा कहा जाता है। याद रखेंगे टाइगर ऑफ गंगा से कहा जाता है तो डॉल्फिन को, क्योंकि ये अपने पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी होती हैं। मादाएं नरों की तुलना में आकार में बड़ी होती हैं, ठीक है? नर छोटे होते हैं, मादाएं बड़ी होती हैं। संरक्षण के प्रयास देखें तो इन्हें भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है? डब्ल्यूपीए के जो है शेड्यूल 1 में शामिल है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है और आईयूसीएन का स्टेटस जो है इंडेंजर्ड है, ठीक है? और यह पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। आगे है फॉल्स किलर व्हेल। चलिए संदर्भ समझे तो हाल ही में तस्मानिया के एक दूरस्थ तट पर लगभग 90 फॉल्स किलर व्हेल फंस गई थी, ठीक है? इसलिए चर्चा में आई। पर्यावरण देखें तो विश्व स्तर पर सभी उष्णकटिबंधीय, ठीक है, और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में आमतौर पर गहरे अपतटीय जल में ये पाई जाती हैं, ठीक? मुख्य विशेषताएं देखें तो गहरे भूरे रंग की, अक्सर पूरी काली, ये दिख रही होगी आपको, ठीक है? सिवाय इनके पेट के निचले हिस्से के एक छोटे से भाग को छोड़ करके, ठीक है? ये विशाल और छरहरी होती हैं और नर मादाओं की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं ये, ठीक है? ये सामाजिक होती हैं और मजबूत सामाजिक बंधन बनाती हैं ये। अक्सर एक से लेकर के कुछ व्हेल के अपेक्षाकृत छोटे उप समूहों में पाई जाती हैं ये, ठीक? मुख्य खतरे देखें तो पर्यावरणीय जो है संदूषण, ठीक है? जो पर्यावरण प्रदूषण, शिकार, शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा इत्यादि इसके मुख्य खतरे हो सकते हैं, ठीक है? आगे देखें तो क्लाउनशिप। चलिए समझते हैं संदर्भ को, क्लाउनशिप को। ये आपको दिख रही होंगी क्लाउनशिप, ठीक है? राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधनों ब्यूरो के वैज्ञानिकों ने सजावटी मछलियों के व्यापार और सामुदायिक जलीय कृषि के लिए क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से डिजाइनर क्लाउन फिश विकसित की है, ठीक है? ये कैसे विकसित हुई है आपको पता है, वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। पर्यावास देखें तो लाल सागर और प्रशांत महासागर जैसे गर्भ जल के क्षेत्र ये रीफ या लेगुन में प्राप्त होती हैं ये, ठीक है? एनीमोन के भीतर भी ये रहती हैं, ठीक है? तो विशेषता देखें तो ये छोटे अकशेरुकी जीवों और शैवाल को तथा एनिमो द्वारा छोड़े गए आहार के टुकड़ों को ये खाती हैं, ठीक? इनके अंडे किसी भी समय फूट सकते हैं। अंडे देने के बाद नर क्लाउन फिश उनके फूटने तक उनकी रक्षा करते हैं ये, ठीक है? और ये सभी नर के रूप में पैदा होते हैं। एक बार जब ये मादा बन जाते हैं तो वे दोबारा नर नहीं बन सकते। ये सब नर के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन अगर वो एक बार मादा बन जाते हैं तो दोबारा नर नहीं बन सकते। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ठीक है? ये चटकने यानी पॉपिंग और
क्लिक जैसी आवाजें निकाल करके एक दूसरे से संवाद करती हैं ये, ठीक है। मुख्य खतरे देखें तो डिजाइनर क्लाउन फिश को विश्व भर में पिकासो, प्लेटिनम, स्नो फ्लेक, स्नो ब्राइट और ग्लेडिएटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अपने अनोखे चमकीले पैटर्न के लिए मशहूर है ये, और सजावटी मछलियों के बाजार में इनकी बहुत कीमत है, ठीक है। और ये IUCN का जो स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न है। चलिए आगे देखें तो भारतीय स्क्विड, आइए इसको भी देख लेते हैं भारतीय स्क्विड को। संदर्भ समझे तो ICR केंद्रीय समुद्री जो है मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने इनकी जीन अभिव्यक्ति के पैटर्न को सफलतापूर्वक पता लगाया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। मुख्य विशेषताएं, वयस्क नर और मादा आमतौर पर क्रमशः अंडे देने और अंडे की देखभाल के कुछ समय बाद ही मर जाते हैं ये, ठीक है। भ्रूण विकसित होकर प्लैंक्टोनिक अवस्था में आते हैं और वयस्क होने से पहले कुछ समय तक तैरते रहते हैं। वयस्क होने पर वे समुद्र के तल पर रहने वाले बैथिक जीव बन जाते हैं, ठीक है। अगला है स्टारफिश, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए स्टारफिश। संदर्भ समझे तो हाल ही में स्टारफिश, ठीक है, हाल ही में स्टारफिश विब्रियो पैक्टिनिसिडा नामक बैक्टीरिया के कारण मर रही थी, ठीक है। और ये मनुष्यों में हैजा के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसलिए ये संदर्भ इसका देखा जा सकता है, चर्चा में है। मुख्य विशेषता देखें तो ये समुद्री जानवरों के एक बड़े समूह से संबंधित हैं, जिन्हें एचिनोडर्म्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अपने आकार के कारण इन्हें सी स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। ये शिकारी जीव हैं जो मुख्य रूप से मसल्स और क्लेम जैसी अकशेरुकी जीवों को खाते हैं। अधिकांश प्रजातियां अपनी क्षतिग्रस्ती या खोई हुई भुजाओं को पुनर्जीवित करने या दोबारा उगाने की क्षमता रखती हैं ये, ठीक है। इनमें रक्त नहीं होता, याद रखेंगे इस बात को, इनमें रक्त नहीं होता। पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन जल वाहिका प्रणाली में समुद्री जल के माध्यम से होता है ये, ठीक है। और आपसे रक्त नहीं होता इसका मतलब आपसे एक स्टेटमेंट बना के देगा इनका रक्त नीला होता है, लाल होता है, तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अब है जेलीफिश, अगला टॉपिक हमारा जेलीफिश। संदर्भ समझे, ये देखिए जेलीफिश है आपके, ठीक है। तो केरल का कोच्चि पश्चिम जल जेलीफिश के मौसमी आक्रमण का सामना कर रहा है, ठीक है, इसलिए चर्चा में है। केरल को याद रखेंगे। और ये पहले जो पहले जिक जीव हैं जो खुले महासागरों यानी उष्णकटिबंधीय से लेकर के आर्कटिक तट में रहते हैं। तैरने की सीमित क्षमता के बावजूद ये समुद्री धाराओं के साथ बहते रहते हैं, ठीक है। मुख्य विशेषताएं देखें तो शिकार पकड़ने और रक्षा के लिए इनके पास विशेष दंश कोशिकाएं यानी कि निमेस्टोसिस्ट होती हैं, ठीक है, दंश कोशिकाएं। इनका शरीर 95% पानी से बना होता है जो इन्हें जलावरण में मदद करता है, ठीक है, जो जला अवतरण जो है उसमें मदद करता है। और ये कम ऑक्सीजन वाले, ठीक है, और वातावरण में जीवित रहने में सक्षम है ये निडारिया समूह का हिस्सा है। मूंगा, कोरल और एनीमो के साथ ये हो सकते हैं, ठीक है। समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान, सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन आदि के कारण इनकी संख्या में अचानक अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। सुपोषण का मतलब ये होता है कि पोषण की अधिकता, ठीक है। जब हम इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे होंगे तब मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दूँगा। इसमें जो भी ऐसे पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सारी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी, आपको नुकसान होता है उससे, ठीक है? क्योंकि जिन बच्चों को केवल यही पढ़ना है तो उनको फिर उतनी बकवास सुननी नहीं होती है, ठीक है? अगला है krill, संदर्भ समझें? तो मछली पकड़ने, जलवायु परिवर्तन और ओमेगा 3 तेल के जिसका उपयोग फिश मील या पालतू जानवरों में के भोजन और मानव सप्लीमेंट में किया जाता है कि बढ़ती मांग के कारण krill पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये है ओमेगा 3 का ये सोर्स है, ठीक है? पर्यावास ये छोटे पेलाजिक क्रस्टेशियंस जो मुख्य रूप से आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर में ये पाए जाते हैं, ठीक है?
विशेषताएँ देखें तो ये आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की कीस्टोन प्रजाति है ये, ठीक है? ये प्लवक को खाते हैं और व्हेल, सील, स्क्विड और समुद्री पक्षियों के लिए प्राथमिक आहार स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये विशाल झुंडों में रहते हैं ये, ठीक है? तो ये था और आगे देखें तो पादप प्लवक। आइए पादप प्लवक के बारे में समझते हैं, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में। तो देखिए, संदर्भ समझें तो एक अध्ययन में पाया गया कि अत्यधिक आयरन यानी लोहा पादप प्लवक के खिलने को उत्प्रेरित करता है ये, ठीक है? जिससे पोषक तत्वों की खपत जो है बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है समुद्रों में पोषक तत्वों की कमी वाली स्थिति तेजी से पैदा होने लगती है, ठीक है? विशेषताएं देखें तो ये सूक्ष्म जीव हैं जो खारे और ताजे जल यानी कि दोनों वातावरणों में रहते हैं। इनमें पर्णहरित पाया जाता है। इन्हें जीवित रहने और बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश और अकार्बनिक पोषक तत्वों जैसे आयरन, नाइट्रेट, फॉस्फेट और सल्फर की आवश्यकता होती है, ठीक है? प्रकार समझे तो इसमें बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और एक कोशिकीय वनस्पतियां शामिल हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, डाइक्नोफ्लेट्स, हरित शैवाल आदि इसमें शामिल हैं, ठीक है? महत्व समझे तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक, जैविक कार्बन पंप आदि, ठीक है? मुख्य खतरे देखें तो हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, ठीक है? जो एल्गी बूम होते हैं, ठीक है? जो समुद्री तथा मानव जीव के लिए खतरनाक विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं, ठीक है? तो ये था पादप लव। अगला है मूसुरा फैंटोनी। आइए इसको भी देख लेते हैं। मूसुरा फैंटोनी को, ये आपको दिख रहा होगा, चित्र जरूर देखते चलिएगा। संदर्भ समझे तो वैज्ञानिकों ने 3 आँखों वाले एक छोटे शिकारी की खोज की है। 3 आँखों वाले, देखिए 1, 2, 3, ठीक है? तीनों आँखें हैं, जिसका नाम मैस्यूरा फैंटोनी है और जिसे सी मॉथ कहा जाता है। याद रखेंगे सी मॉथ, यह जीव लगभग 506 मिलियन वर्ष पहले महासागरों में रहता था ये, ठीक है? मुख्य विशेषताएं देखें तो ये समुद्री जीवों के एक प्राचीन समूह यानी कि रेडियोडोंट्स से संबंधित है, जिसका संबंध आज में कीटों, मकड़ियों और केकड़ों से माना जाता है, ठीक है? इनमें कीटों या केकड़ों जैसी जोरदार जो है पंजे थे, ठीक है? जीवाश्मों से पता चलता है कि इनके शरीर में 16 खंडों वाला एक विशिष्ट भाग था। यह बेहतर श्वसन के लिए गलफड़े मौजूद थे। इसका आकार लगभग मानव उंगली के बराबर था, ठीक है? अब आगे है लाबियो ऊर उरु और लाबियो चेकीड़ा। आइए समझते हैं इसको। ये आपको दिख रहा होगा, मछली के टाइप का, मछली ही है एक्चुअली। तो समझे आईसीएआर राष्ट्रीय वन्य मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो ने मछली की 2 नई प्रजातियों की खोज की है, ठीक है? लाबियो उरु और इस जो है लाबियो चकीड़ा, ठीक है? तो लाबियो उरु को देखें तो इसका नाम पारंपरिक लकड़ी के जहाज यानी उरु के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसके पंख जाल की तरह लंबे होते हैं। जाल की तरह ये पंख देख रहे हैं आप, ये क्या है? लंबे होते हैं, ठीक है? पर्यावास देखें तो ये चंद्रगिरी नदी में पाई जाती है। कहाँ पे? चंद्रगिरी नदी में। यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली एक अंतरराज्यीय नदी है, जिसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु की पट्टीमाला पहाड़ियों से होता है। इस नदी को आप एक बार जरूर लोकेट करिएगा, ठीक है? लाबेओ चेकीड़ा को देखें तो यह छोटे और गहरे रंग के जो शरीर वाली मछली है, जिसे स्थानीय स्तर पर काका चेकीड़ा के नाम से जाना जाता है। पर्यावास देखें तो ये चालकुड़ी नदी में, याद रखेंगे चालकुड़ी नदी में प्राप्त होती है और यह नदी पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलने वाली 5 धाराओं के संगम से बनती है ये, ठीक है? इसको भी लोकेट करेंगे। उपयुक्त दोनों मछली प्रजातियां ताजे जल की प्रजातियां हैं, ये ताजे जल में पाई जाती हैं और ये विशिष्ट नदी प्रणालियों की स्थानिक प्रजातियां हैं, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है, ठीक है? आगे है कोलासल स्क्विड। कोलासल स्क्विड को देखें तो ये संदर्भ समझते हैं तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कोलाशल स्क्विड की पहली बार तस्वीर प्राप्त की है। ये है कोलाशल स्क्विड, ठीक है? पर्यावास देखें तो विशाल गहरे समुद्री स्क्विड प्रजाति जो अंटार्कटिक जल क्षेत्र में पाई जाती है ये, और मुख्यतः 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
के दक्षिण में और सामान्यतः 1000 मीटर से भी अधिक गहराई में ये पाई जाती हैं, ठीक है? मुख्य विशेषता देखें तो इनकी लंबाई लगभग 7 से 14 मीटर तक हो सकती है और वजन 500 किलोग्राम तक पहुँच सकता है, ठीक है? आगे देखें ओरफिश, संदर्भ समझें ओरफिश का यानी डूम्सडे फिश के बारे में। तो हाल ही में तमिलनाडु तट के पास मछुआरों ने ओरफिश पकड़ा है, ठीक है? ये है ओरफिश, ठीक है? और यह इसका मुख्य विशेषता देखें तो ये अत्यंत विशाल और विचित्र दिखने वाली मछली है जो अपने विशिष्ट रूप से लंबे रिबन आकार के शरीर के लिए जानी जाती है, ठीक है? शरीर संरचना इसे पूरे जल में बिना अधिक ध्यान आकर्षित किए तैरने में सक्षम बनाती है, ठीक है? यह प्रजाति 300 फीट से अधिक लंबी हो सकती है, 300 फीट से अधिक लंबी, याद रखेंगे। यह फ़िल्टर फीडर होती है तथा गहरे समुद्र में रहने वाली मछली होती है ये, ठीक है? अगला है ब्लू ड्रैगन्स। ब्लू ड्रैगन्स यानी क्लोकस अटलांटिकस, ठीक है? समझे इसको संदर्भ को तो ब्लू ड्रैगन की उपस्थिति के कारण स्पेन के कई समुद्र तटों को बंद करना पड़ा, ठीक है? इसलिए अब देखें आगे पर्यावास तो ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है? मुख्य विशेषता देखें तो अत्यंत छोटे यानी लगभग 4 सेंटीमीटर, ठीक है? तैरते हुए समुद्री स्लग हैं जो समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? इंसानों पर प्रभाव देखें तो इनका डंक घातक नहीं होता, लेकिन मनुष्यों के लिए अत्यंत दर्दनाक साबित होता है, ठीक है? इससे लालिमा, सूजन और मतली और उल्टी हो सकती है, ठीक है? तो ये थे आज के टॉपिक जो हमने कवर किए हैं, ठीक है? अब एक क्लास में अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? जो कि अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो सरीसृप, कीट, उभयचर आदि, ठीक है? और कुछ जो मिसलेनियस वाले होंगे वो भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ऑफ करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है? मेहनत करते रहिए, ठीक है फिर मिलते हैं, ठीक है? बाय।